सोचो, हम सब फूल देखते हैं, राइट? उनकी सुंदरता, उनकी खुशबू एडमायर करते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस सुंदरता के पीछे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या चल रहा होता है? आज हम उसी हिडन वर्ल्ड को अनकवर करने वाले हैं। लेट्स एक्सप्लोर अ फ्लावर्स जर्नी फ्रॉम जस्ट अ ब्यूटीफुल थिंग टू इट्स रियल बायोलॉजिकल पर्पस। अच्छा, ये स्लाइड देखो जरा। जब तुम एक फूल देखते हो, फॉर एग्जाम्पल ये बुके, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सोचते क्या हो? इसका काम क्या है? सर, फूल तो खुशी के लिए या ग्रीफ एक्सप्रेस करने के लिए, कभी मंदिर में चढ़ाने के लिए होते हैं। मतलब हमारे इमोशंस से जुड़े हैं बेसिकली। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वो है इसका कल्चरल लेंस। लेकिन बायोलॉजिकली अ फ्लावर इज नॉट एन ऑर्नामेंट, नॉट एट ऑल। इट्स अ हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन। उसका एक ही प्राइमरी काम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The colors, the fragrance, everything, it's all just a strategy to achieve that one single goal. So basically, a flower is what we call a modified shoot. आसान भाषा में, imagine a plant stem. उसके टिप को कंडेंस करके उस पर 4 अलग-अलग लेयर्स या रिंग्स में लीव्स लगा दी गई हैं। इन्हीं रिंग्स को हम वर्ल्स कहते हैं। सबसे बाहर है कैलिक्स यानी सेपल्स, जो कली को प्रोटेक्ट करती है। उसके अंदर है कोरोला, मतलब रंग बिरंगी पंखुड़ियां, द पेटल्स। और फिर आते हैं मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड्रोशियम द मेल यूनिट एंड गाइनोशियम द फीमेल ऑर्गन। सर, एक डाउट है, मतलब ये जो चारों वर्ल्ड्स हैं, तो क्या ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं या कोई ज्यादा कोई कम? बहुत बहुत अच्छा सवाल। देखो, बाहर की जो 2 वर्ल्ड्स हैं, कैलिक्स और कोरोला, जिनको हम साथ में पेरियांथ भी कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है नो डाउट, प्रोटेक्शन के लिए और पोलिनेटर्स जैसे कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए दे आर नॉट एसेंशियल। दी एब्सोल्यूट नेसेसिटीज जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, वो है एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। क्योंकि एंड्रोशियम मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है और गाइनीशियम फीमेल गैमीट्स। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोर फंक्शनल मशीनरी है। ओके, सो लेट्स डाइव डीपर। आज हमारा फोकस इस मेल यूनिट पर होगा। लेट्स रियली जूम इन टू द एंड्रोशियम टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये पॉलन, द मेल गैमीट, बनता कैसे है। तो एंड्रोशियम जो है वो एक ग्रुप है, अ कलेक्शन समझ लो। उसके हर इंडिविजुअल मेंबर को हम स्टेमन कहते हैं। और एक स्टेमन के बेसिकली 2 ही सिंपल पार्ट्स होते हैं। एक है नीचे की डंडी जैसी स्ट्रक्चर, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसका काम है बस सपोर्ट देना। और ऊपर जो मेन स्ट्रक्चर है, द साइट ऑफ द मेन इवेंट, उसे कहते हैं एंथर। यही वो जगह है जहां सारा पोलन बनता है। अच्छा, तो सर इस एंथर के अंदर क्या होता है? ये ऊपर से तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में। राइट। अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो ए टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट लोब्स यानी 2 हिस्से होते हैं, और हर लोब के अंदर 2 चेंबर्स होते हैं। तो डाई का मतलब 2 और थीका का मतलब चेंबर। इसलिए एंथर को हम डाइथीकस कहते हैं। सिंपल, 2 लोब्स ईच विद 2 चेंबर्स। नाउ अगर हम इस एंथर का एक ट्रांसवर्स सेक्शन लें, मतलब इसको काट के देखें, तो वी सी दिस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। देख रहे हो, 4 डिस्टिंक्ट कॉर्नर्स और हर कोने में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ये हैं हमारी पॉलन फैक्ट्रीज। इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे चलकर यही डेवलप होके पॉलन सैक्स बन जाते हैं, जिनके अंदर ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। तो एक नेचुरल सा सवाल उठता है, इन माइक्रोस्पोरेंजिया यानी इन पॉलन फैक्ट्रीज को आखिर प्रोटेक्ट कौन करता है? और इनके अंदर जो पॉलन डेवलप हो रहा है, उससे नरिशमेंट मतलब खाना, वो कहाँ से मिलता है? इसके लिए हमें इसकी दीवार को, इसकी वॉल को थोड़ा और क्लोजली देखना पड़ेगा। ये देखो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की दीवार में टोटल 4 लेयर्स होती हैं। बाहर की जो 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर्स, ये हैं इसका प्रोटेक्टिव ट्रियो। इनका काम है प्रोटेक्शन देना, बिल्कुल जैसे घर की दीवारों का होता है। और ये डेहिसेंस में भी हेल्प करती हैं। सर, ये डेहिसेंस क्या होता है? गुड क्वेश्चन। डेहिसेंस मतलब एंथर वॉल का फटना, ताकि अंदर जो मैच्योर पॉलन है वो बाहर निकल सके, लाइक अ बर्स्टिंग ओपन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अंदर वाली लेयर। ये जो गोल्डन कलर की लेयर दिख रही है ना, इसका नाम है टैपेटम। सोचो, अगर बाहर की 3 लेयर्स बॉडीगार्ड्स हैं, तो टैपेटम इसकी किचन है। इसका काम प्रोटेक्शन नहीं बल्कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। अंदर जो डेवलपिंग पॉलन मदर सेल्स हैं, उन सबको खाना यही टैपेटम देती है। इट्स द केटरा। सो टू पुट इट सिंपली, टपेटम वो न्यूट्रिटिव लेयर है जो पॉलन को जिंदा रखती है और डेवलप होने में हेल्प करती है। इसके सेल्स की खास बात है, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और अक्सर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट।
इसका क्या मतलब हुआ, सोचो। मतलब ये सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत काम कर रहे हैं। Exactly. एकदम बिजी किचन की तरह। It's a sign of high metabolic activity. ये सेल्स continuously, relentlessly काम करके pollen के लिए फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओह आई सी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की 3 लेयर्स बेसिकली बॉडीगार्ड्स हैं जिनका काम प्रोटेक्शन और अंदर को फोड़ने में हेल्प करना है, और जो सबसे अंदर की लेयर है टिपेटम, वो खाना प्रोवाइड करती है। द शेफ। बिल्कुल सही समझे। Absolutely perfect summary. And this brilliantly illustrates the division of labor at a cellular level. एक टीम प्रोटेक्शन की और एक टीम न्यूट्रिशन की। Perfect. लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने देखा, एंथर का बनना, उसके अंदर इतनी सारी लेयर्स का बनना, ये सब अचानक से नहीं होता। द ट्रांजिशन टू रिप्रोडक्शन बिगिंस लॉन्ग बिफोर द फ्लावर इज इवन विजिबल। सबसे पहले प्लांट में कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, फिर डिफरेंशिएशन शुरू होता है, उसके बाद फ्लावर बड्स बनती हैं, और फाइनली जाकर ये ऑर्गन्स जैसे एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम फुली डिफरेंशिएट होते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्लान्ड आउट प्रोसेस। तो इतनी सारी मेहनत, इतना इंट्रिकेट आर्किटेक्चर, फ्रॉम द 4 वर्ल्ड्स टू द मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऑफ द टपेटम, क्यों? Why all this effort? The answer is simple, and it's right here. All of this serves the single ultimate purpose, the production of fruit and seed. यही वो फाइनल गोल है जिसके लिए पूरा फ्लावर डिजाइन किया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर छोटा सा छोटा डिटेल, चाहे वो एंथर की दीवार हो या उसके लोब्स की प्लेसमेंट, उसका एक ही एवोल्यूशनरी मकसद है, टू कंटिन्यू द साइकिल ऑफ लाइफ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इस लीनिएज को आगे बढ़ाना। दैट्स द होल पॉइंट। तो हमने पॉलन की प्रोडक्शन, उसका अनोखा सफर तो देख लिया, लेकिन जहां इस पॉलन को जाना है, उस ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है? What about the equally complex, equally fascinating world waiting for it? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पोलन के बारे में सोचते हो तो क्या दिमाग में आता है? बस एक धूल जैसा पाउडर या जिससे एलर्जीज होती हैं? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये छोटा सा दाना असल में एक बायोलॉजिकल सुपर हीरो है? हाँ, ये एक माइक्रोस्कोपिक इंजीनियर और एक टाइम ट्रैवलर सब एक में है। हो सकता है ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट धूल का कण हो। थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है, आई नो, पर ये सच है। हर एक पॉलन ग्रेन का एक बहुत ही क्रिटिकल मिशन होता है, मेल जेनेटिक कोड को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाना। बेसिकली ये लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेज की डिलीवरी सर्विस है, और जहां ये बनता है यानी एंथर, उसे तुम इसकी फैक्ट्री समझ सकते हो। तो चलो अब इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये कमाल का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आखिर बनता कैसे है। ओके, सो वेलकम टू द फैक्ट्री फ्लोर। जैसा कि तुम इस क्रॉस सेक्शन में देख सकते हो, प्रोसेस एंथर के बिल्कुल अंदर शुरू होता है। वो जो सेल्स का घना सा क्लस्टर है ना, वो है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको तुम रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल समझ लो। और इस टिश्यू के अंदर हर एक सेल एक पोलन मदर सेल यानी पीएमसी है, बिल्कुल तैयार असेंबली लाइन पर जाने के लिए। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। एक सिंगल पोलन मदर सेल एक खास तरह की सेल डिवीजन से गुजरता है जिसे मियोसिस कहते हैं। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स का एक गुच्छा बनाता है जिसे माइक्रोस्पोर टेट्रॉड कहते हैं। फिर जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और सूखता है, ये चारों सेल्स अलग हो जाते हैं और बस एक मदर सेल से बड़े एफिशिएंटली 4 इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स बन गए। सो प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इसको अपने खतरनाक सफर पर जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही मजबूत पैकेजिंग की जरूरत है। और पोलन की पैकेजिंग सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है पता है? हर प्लांट स्पीशीज का अपना यूनिक डिजाइन होता है। इन एग्जाम्पल्स को देखो, कुछ स्पाइकी हैं, कुछ में गड्ढे हैं और कुछ बिल्कुल स्मूथ। ऐसे समझ लो जैसे अलग अलग ब्रांड्स की अपनी अलग पैकेजिंग होती है। यह फिजिकल आर्किटेक्चर इतना स्पेसिफिक होता है कि बॉटनिस्ट अक्सर सिर्फ पोलन को माइक्रोस्कोप में देखकर ही प्लांट को पहचान लेते हैं। लेकिन ये पैकेजिंग इतनी स्ट्रांग होती क्यों है? इसका राज है इसकी बाहरी परत, जिसे एक्जीन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन नाम के सब्सटेंस से बनी है। ये साइंस के सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। इट्स टफर देन घर का आरसीसी कॉन्क्रीट, इतना सख्त कि हाई टेम्परेचर, तेज एसिड और कठोर एल्कली सब झेल जाता है। इसी ड्यूरेबिलिटी की वजह से हमें लाखों साल पुराने पोलन फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं। पर अगर ये इतना ही इंडिस्ट्रक्टिबल है तो अपना काम कैसे पूरा करता है? उसके लिए यहाँ देखो, ये एक छोटा सा ओपनिंग है, जर्म पोर, एक ऐसी जगह जहां ये सख्त कवच जानबूझकर नहीं बनाया जाता।
वही जर्म पोर बाद में पॉलन ट्यूब के लिए एग्जिट का काम करता है। अच्छा, अब इस सख्त एग्जाइन के नीचे एक दूसरी अंदर की लेयर होती है जिसे इंटाइन कहते हैं। इसको आसानी से समझने के लिए एक नारियल के बारे में सोचो। एग्जाइन उसकी सख्त बाहरी शेल है, जबकि इंटाइन अंदर की पतली नाजुक सी लेयर है जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है, अंदर के कीमती सामान को बचाने के लिए। तो ये कीमती सामान क्या है? ये है इसका पेलोड। इस पैकेजिंग के अंदर दो खास सेल्स होते हैं। बड़ा वाला है वेजिटेटिव सेल, इसको तुम पायलट समझ लो। सफर के लिए जरूरी सारा खाना इसी के पास होता है। और इसके अंदर तैरता हुआ छोटा सेल है जेनरेटिव सेल। ये है पैसेंजर, वो वीआईपी जो आगे जाकर डिवाइड होगा और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमीट्स बनाएगा। तो पैकेज तैयार है और पेलोड भी सेफ है। अब लॉन्च का टाइम है। लेकिन जैसे ही पॉलन एंथर से रिलीज होता है, उसका मिशन समय के खिलाफ एक दौड़ बन जाता है। पहले लॉन्च स्टेज को देखते हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 60% से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन इस 2 सेल स्टेज पर ही झड़ जाता है, जिसमें बस पायलट और पैसेंजर सेल्स होते हैं। बाकी के 40% में जो पैसेंजर सेल है वो लॉन्च से पहले ही डिवाइड हो जाता है और एक 3 सेल्ड पैकेज बनता है। पर इससे फ़र्क क्या पड़ता है और इतनी जल्दी क्या है? ये सब डिपेंड करता है वायबिलिटी पर, यानी वो टाइम विंडो जिसमें एक पोलन ग्रेन जिंदा रहता है और फर्टिलाइजेशन कर सकता है। कुछ प्लांट्स ऐसे पोलन बनाते हैं जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि चावल और गेहूं जैसे अनाज का पोलन रिलीज होने के बस 30 मिनट के अंदर ही अपनी वायबिलिटी खो देता है। सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए ये बहुत ही छोटा विंडो है। वहीं दूसरी तरफ मैराथनर्स भी होते हैं, जैसे गुलाब फैमिली के प्लांट्स जिनका पोलन कई महीनों तक वायबल रह सकता है। तो हम इन स्प्रिंटर्स से कैसे डील करते हैं, खासकर खेती और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में? साइंस ने इनके लिए समय को रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया है। क्रायोप्रिजर्वेशन नाम की एक टेक्निक से पॉलन को सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस के ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। इन फैसिलिटीज़ को, जिनको पॉलन बैंक्स कहते हैं, प्लांट की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब तक हमने पॉलन ग्रेन की अद्भुत अंदरूनी दुनिया को देखा। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और हमारी जिंदगी पर इसके सीधे असर को देखते हैं। क्योंकि पॉलन एक दोधारी तलवार है, ये दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। चलो दुश्मन वाले साइड से शुरू करते हैं। बहुत से लोगों के लिए पॉलन एक बड़ा बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट है, जिससे गंभीर एलर्जीज और सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा हो जाती हैं। पार्थेनियम प्लांट, जिसे गाजर घास भी कहते हैं, दुनिया के कई हिस्सों में इसका एक बदनाम एग्जाम्पल है। लेकिन दूसरी तरफ पॉलन दोस्त भी हो सकता है। ये न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। कई वेस्टर्न कंट्रीज में बी पॉलन सप्लीमेंट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां एथलीट्स और हेल्थ कॉन्शियस लोग इसको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। क्या तुम्हें उस बेहद रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का नाम याद है जो एग्जाइन में होता है लेकिन जर्म पोर्स पर नहीं? अगर तुमने स्पोरोपोलिनिन सोचा तो बिल्कुल सही। ठीक है, एक और, कितने परसेंटेज एंजियोस्पर्म्स में पॉलन 2 सेल स्टेज पर झड़ता है? याद है वो चार्ट जो हमने देखा था? जवाब है मेजॉरिटी, 60% से ज्यादा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो चलो अपने सफर का एक फाइनल रिकैप करते हैं। हमने इसका जेनेसिस देखा, एक एंथर फैक्ट्री के अंदर एक मदर सेल से पैदा हुआ। हमने इसका डिजाइन जांचा, एक ना टूटने वाले बाहरी कवच से सुरक्षित। हमने इसके पेलोड के बारे में जाना, जिसमें खाने के लिए एक पायलट सेल और रिप्रोडक्शन के लिए एक पैसेंजर सेल होता है। और आखिर में हमने इसका इम्पैक्ट एक्सप्लोर किया। इसकी वायबिलिटी मिनट से लेकर महीनों तक हो सकती है, और हमारे लिए ये परेशानी भी बन सकता है और पोषण भी। तो अगली बार जब तुम कोई फूल देखो तो सिर्फ उसकी सुंदरता मत देखना, उन छोटे परफेक्टली इंजीनियर्ड चमत्कारों को याद करना जो वो दुनिया में अस्तित्व के एक नाजुक मिशन पर भेज रहा है। ये बताओ, क्या तुमने कभी इसके बारे में आराम से सोचा है? हम एक सुंदर सा फूल देखते हैं और कुछ टाइम बाद उसी से एक फल निकलता है जिसके अंदर बीज होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? सच कहूं सर, इतनी डिटेल में तो कभी नहीं सोचा। पता है कि होता है, पर ये कैसे होता है वो थोड़ा मिस्ट्री है। सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। एग्जैक्टली। तो ये रहा हमारी इस जर्नी का रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिग पिक्चर से, यानी फ्लावर के फीमेल स्ट्रक्चर, जिसे गाइनोशियम कहते हैं। फिर हम और गहराई में जाएंगे, आराम से ओवरी के अंदर, और उस माइक्रोस्कोपिक मैजिक को देखेंगे जिससे फाइनल एम्ब्रियो सैक बनता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है। ओके, मतलब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक्सपेडिशन। आई एम रेडी सर। चलो शुरू करते हैं अपनी बायोलॉजिकल एक्सपेडिशन।
सीड फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें अपनी जर्नी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से शुरू करनी होगी। और इससे हम आते हैं सेक्शन 2 पर, द गाइनोइशियम। ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। इसे एक ऐसे घर की तरह समझो जहां फ्यूचर सीड पैदा होगा और बड़ा होगा। गाइनोइशियम, ये तो फ्लावर का सबसे अंदर वाला घेरा, वोरल होता है ना सर, जो पिस्टल से बनता है। बिल्कुल सही। और सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है पिस्टल्स का नंबर। बहुत सिंपल है। अगर एक फूल में सिर्फ एक ही पिस्टल है, जैसे तुम लेफ्ट में देख रहे हो, उसे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। और राइट साइड वाले में तो बहुत सारे पिस्टल्स हैं, तो वो होगा मल्टीकार्पेलरी। मल्टी मतलब बहुत सारे। प्रिसाइजली समझ गए तुम। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मल्टीकार्पेलरी फ्लावर्स में होता क्या है, कभी-कभी सारे पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, जैसे लेफ्ट में पापावर प्लांट में है। इसे हम कहते हैं सिनकार्पस। इसे एक जॉइंट फैमिली की तरह सोचो, सब एक ही घर में साथ रह रहे हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया एनालॉजी है, सारे जुड़े हुए, सिनकार्पस। तो फिर एपोकार्पस इसका उल्टा होगा। बिल्कुल, एपोकार्पस फ्लावर्स में, जैसे मिकेलिया में, सारे पिस्टल्स आज़ाद और अलग-अलग होते हैं, जैसे अलग-अलग न्यूक्लियर फैमिलीज। एपो का मतलब फ्री, सिन का मतलब साथ में। चलो अब एक सिंगल पिस्टल को जूम करके देखते हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर है स्टिग्मा। ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पॉलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं। ओके, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। और उसके नीचे जो लंबा ट्यूब जैसा पार्ट है वो स्टाइल है। हाँ, पॉलन ट्यूब को इस रास्ते से यानी स्टाइल से नीचे जाना पड़ता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और वो मंजिल है नीचे का फूला हुआ हिस्सा, दी ओवरी। ये वो प्रोटेक्टेड चैम्बर है जहां असली मैजिक होता है। ठीक है सब, तो हम ओवरी तक तो पहुंच गए, पर ओवरी के अंदर आखिर होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल। और इस सवाल के साथ हम अपनी जर्नी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। लेट्स गो इनसाइड दी ओवरी। ओवरी के अंदर हमें मिलते हैं ओव्यूल्स। अब कुछ प्लांट्स के ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है, जैसे गेहूं यानी व्हीट या आम यानी मैंगो। और फर्टिलाइजेशन के बाद वही एक ओव्यूल एक बीज बन जाता है। ओह, इसीलिए आम में सिर्फ एक ही बड़ा सा बीज होता है, वो गुठली। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ पपीता यानी पपाया और तरबूज यानी वाटरमेलन जैसे प्लांट्स में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, इसलिए उनमें बहुत सारे बीज निकलते हैं। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। चलो अब और भी आगे जूम करते हैं एक सिंगल ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर। यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है पर है बहुत लॉजिकल। इस डायग्राम में जो ओव्यूल है वो एनेट्रोपस है, जिसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड है यानी उल्टा। इसलिए इसका माउथ, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, नीचे की तरफ है। अब देखो, फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिससे ये जुड़ा रहता है। इंटेग्यूमेंट्स इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट्स की तरह लिपटी हुई हैं। और ये नीचे जो छोटा सा ओपनिंग है, माइक्रोपाइल, वो क्या है? गुड ऑब्जर्वेशन। वो माइक्रोपाइल एक छोटा सा छेद, एक पोर है, एक दरवाजे की तरह, जहां से पॉलन ट्यूब अंदर आएगा। और ओव्यूल का जो मेन हिस्सा है, ये अंदर का टिश्यू मास, इसे कहते हैं न्यूसेलस। चलो अब इस न्यूसेलस पर फोकस करते हैं। इसे एक न्यूट्रिएंट से भरे टिफिन बॉक्स की तरह समझो। इसमें ढेर सारा फूड रिजर्व पैक किया हुआ है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण मिल सके। ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहीं इस न्यूसेलस के अंदर हमारा अगला बड़ा इवेंट शुरू होता है, जिसका नाम है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो अब हम एंटर कर रहे हैं सेल्यूलर लेवल पर। यहाँ से चीज़ें और भी फैसिनेटिंग हो जाती हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक स्पेशल सेल ट्रांसफॉर्म होकर एक्चुअल फीमेल गेमीट बनाता है। ओके सर, मैं तैयार हूँ। न्यूसेलस के अंदर एक सेल स्पेशल बन जाता है, उसे कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल या एमएमसी। ये सेल डिप्लॉयड होता है, यानी इसके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ये एक स्पेशल सेल डिवीजन से गुजरता है जिसे कहते हैं मियोसिस। 2 स्टेजेस के थ्रू, मियोसिस I और II, ये एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होकर 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाता है। रुकिए सर, ये डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, 2NN थोड़ा सिंपल करके समझा सकते हैं? बिल्कुल, इसे एक क्रिकेट टीम की तरह सोचो। एक डिप्लॉयड सेल यानी 2N एक पूरी टीम है जिसमें प्लेयर्स के 2 कंप्लीट सेट्स हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए तुम्हें एक ऐसा गैमीट बनाना है जिसमें सिर्फ आधी टीम हो, एक हैप्लॉयड सेल यानी N, ताकि वो बाद में दूसरी आधी टीम यानी मेल गैमीट के साथ जुड़कर एक नई पूरी टीम बना सके। मियोसिस वही आधी टीम बनाने का प्रोसेस है। समझ गए? 2N मतलब पूरी टीम, N मतलब आधी टीम। तो MMC एक पूरी टीम है जो डिवाइड होकर 4 आधी टीम्स बनाती है।
एकदम क्रिस्टल क्लियर सर। हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से जो बनते हैं, नेचर डिसाइड करता है कि सिर्फ एक की ही जरूरत है। इसलिए 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक फंक्शनल बचता है। ये एनर्जी बचाने का नेचर का तरीका है। क्यों चारों पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी वेस्ट की जाए? इससे बेहतर है सारे रिसोर्सेज एक ही को दिए जाते हैं ताकि वो आगे स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो सैक बना सके। वाओ, तो ये एक तरह का सर्वाइवल ऑफ द वन है। नेचर ने डिसाइड किया कि सारा इन्वेस्टमेंट एक पर ही करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। बिल्कुल। अब ये एक फंक्शनल मेगास्पोर खुद को तैयार करना शुरू करता है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पर सेल खुद डिवाइड नहीं होता। इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। पहले एक न्यूक्लियस से 2 बनते हैं, फिर 2 से 4 और आखिर में 4 से 8। ये तो अजीब है। मतलब एक बड़ा सा सेल है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियाई घूम रहे हैं। प्रिसाइसली। ये एक बहुत ही यूनिक स्टेट है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक फाइनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता। और यही ऑर्गेनाइजेशन हमें हमारी आखिरी मंजिल तक ले आती है। इन डिविजन्स के बाद आखिरकार सेल वॉल्स बन जाती हैं और बनता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। यह है पूरी तरह से डेवलप्ड फीमेल गेमेटोफाइट जो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार बैठा है। सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। स्लाइड के टाइटल में लिखा है कि ये 7 सेल्ड है, लेकिन 8 न्यूक्लिएट। जब मैं यहाँ सेल्स गिनता हूँ, 1 2 3 ऊपर, 3 नीचे और एक बड़ा सा बीच में, ये तो 7 सेल्स हुए। पर 8 न्यूक्लियाई कहाँ से आए? ये मैथ आखिर काम कैसे कर रहा है? एक पजल जैसा लग रहा है। हाँ, है तो ये एक पजल, पर बहुत आसान है सॉल्व करने के लिए। तुम सही हो, 7 ही सेल्स हैं। ट्रिक ये है कि जो बीच में बड़ा सा सेंट्रल सेल है, उसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ओह, अब समझा। मतलब एक बड़ा सा कमरा जिसके अंदर 2 लोग हैं, तो टोटल 7 सेल्स लेकिन 8 न्यूक्लियाई। गॉट इट, पजल सॉल्व हो गया। परफेक्ट। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, नीचे का एग एपरेटस। इसमें होता है मेन एग सेल, जो एक्चुअल फीमेल गमीट है, और उसके दोनों तरफ 2 हेल्पर सेल्स होते हैं जिनको सिनर्जिड्स कहते हैं। और ये उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस देख रहे हो, ये हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका काम है पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाना, सीधा एग सेल तक, एक केमिकल गाइड की तरह। मतलब ये एक गाइड जैसा है जो पोलन ट्यूब को बताता है कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन के लिए आखिर जाना कहाँ है। अमेजिंग। बिल्कुल, तुमने पूरी जर्नी फॉलो की है, फूल से लेकर एक सिंगल सेल के कंपोनेंट्स तक। मुझे लगता है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया है। चलो एक छोटा सा रिकैप कर लें, चेक करने के लिए। एक क्विक फायर राउंड। यस सर, करते हैं एक छोटा सा टेस्ट। मैं रेडी हूं। चलो, पहला सवाल। ऐसा गाइनीशियम जिसमें बहुत सारे पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हों, एक जॉइंट फैमिली की तरह, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंकार्पस। सही जवाब। दूसरा सवाल, मेगास्पोर मदर सेल एक पूरी क्रिकेट टीम के साथ शुरू होती है और आधी टीम बन जाती है। इस प्लॉइडी चेंज को क्या बोलेंगे? ये डिप्लॉइड यानी 2n से हैप्लॉइड यानी n हो जाता है। फैंटास्टिक। और आखिरी सवाल, वो फेमस मैथ पजल, एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में फाइनल काउंट क्या होता है? ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो होता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट। मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी रही है कि प्लांट्स तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो फिर ये सब मैनेज कैसे होता है? आई एम रियली क्यूरियस। एग्जैक्टली। देखो, तुमने बिल्कुल कोर प्रॉब्लम पकड़ ली। सोचो ना, एनिमल्स तो इधर उधर जा सकते हैं, दे कैन फाइंड अ मेट, बट प्लांट्स दे स्टेशनरी। और तो और उनके जो मेल गैमीट्स हैं वो भी नॉन मोटाइल हैं, खुद से हिल नहीं सकते। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्टिलाइजेशन के लिए ये फीमेल गैमीट से मिलते कैसे हैं? राइट, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं कि दे कैन जस्ट सेंड अ टेक्स्ट मैसेज। तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? वेल, इसका सोल्यूशन है स्ट्रैटेजी, और एक नहीं, मल्टीपल ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज। बेटा, नेचर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतने कमाल के मैकेनिज्म्स इवॉल्व किए हैं ना, इट्स लाइक अ ग्रैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसका बस एक ही मकसद है, लाइफ चलती रहे। वाओ, स्ट्रैटेजीज। सर, ये तो बायोलॉजी से ज्यादा अ गेम ऑफ चेस लग रहा है। तो क्या है ये मास्टर प्लान्स? ओके, चलो सबसे पहले और सबसे सिंपल वाले से शुरू करते हैं, ऑटोगैमी। बेसिकली ये है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ लो ये सेल्फ सफिशिएंसी का अल्टीमेट फॉर्म है। अच्छा, तो मतलब सब कुछ इन हाउस ही हो जाता है, बाहर से कोई हेल्प नहीं चाहिए? प्रिसाइसली। लेकिन इसके सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। पहली, सिंक्रोनी, पोलन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक ही टाइम पर होनी चाहिए। और दूसरी, प्रोक्सिमिटी, एंथर और स्टिग्मा को एकदम पास पास होना चाहिए ताकि ट्रांसफर आसानी से हो जाए। बट सर, मैंने जो ज्यादातर फूल देखे हैं
वो तो ओपन होते हैं, चेस्मोगेमस, राइट? वहां तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाते होंगे। क्रॉस पॉलिनेशन का भी तो चांस है। एक्सीलेंट पॉइंट। वो एक रियल रिस्क है, और ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ स्मार्ट प्लांट्स जैसे कि वायोला और ऑक्सैलिस एक प्लान बी रखते हैं। वो नॉर्मल ओपन फ्लावर्स के साथ साथ एक अलग टाइप के फूल भी बनाते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। ये फूल कभी खुलते ही नहीं, कभी नहीं खुलते, तो मतलब दे लाइक अ परमानेंटली लॉक्ड रूम। एग्जैक्टली। और उस लॉक्ड रूम के अंदर एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तो जैसे ही एंथर्स फटते हैं पॉलन सीधा स्टिग्मा पर। इससे सीड प्रोडक्शन की 100% गारंटी हो जाती है, भले ही कोई पॉलिनेटर हो या ना हो। बट हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज है, कोई नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इट्स अ सेफ बट एवोल्यूशनरीली स्टैटिक बेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी स्ट्रैटेजीज हैं। एक है गेटनोगमी, जिसे हम नेबर मैरिज कह सकते हैं। यहाँ पोलन एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, लेकिन उसी प्लांट पर। और फिर है जीनोगमी, जो एक असली स्ट्रेंजर मैरिज है, जिसमें पोलन एक प्लांट के फूल से निकलकर किसी दूसरे प्लांट के फूल तक जाता है। ओके, सो गेटोनोगमी हो गया अपने पड़ोसी के घर जाना, और जीनोगैमी हो गया एकदम नए शहर में जाके किसी से मिलना। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। सर, एक डाउट है यहाँ पर। गेटनोगेमी में पॉलन एक फूल से दूसरे पर जा रहा है, तो टेक्निकली ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ? यू उसे ले जाने के लिए कोई एजेंट तो चाहिए होगा ना? ब्रिलियंट क्वेश्चन, और इससे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। फंक्शनली तुम बिल्कुल सही हो, ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है, क्योंकि ट्रांसफर के लिए एक एक्सटर्नल एजेंट जैसे हवा या कोई इंसेक्ट चाहिए। लेकिन जरा जेनेटिकली सोचो, पॉलन आ कहां से रहा है? उसी प्लांट से, तो डीएनए तो आइडेंटिकल हुआ ना। इसलिए जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ओह वाओ, ये तो एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स है। मतलब प्रोसेस अलग दिखता है, बट जेनेटिक रिजल्ट सेल्फिंग जैसा ही है। गॉट इट सर। एग्जैक्टली। अब हमने इन एजेंट्स की बात कई बार कर ली, तो चलो इनको देखते हैं। इस काम को पूरा करने के लिए नेचर ने दो तरह की कुरियर सर्विसेज हायर की हुई हैं। पहली टीम है एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग कुरियर्स, जैसे कि हवा और पानी। और दूसरी, जो कि बहुत बड़ी टीम है, वो है बायोटिक, यानी लिविंग कुरियर्स, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स और बाकी एनिमल्स। Abiotic and biotic. So nature की forces versus animal kingdom. करेक्ट। एबायोटिक टीम में सबसे कॉमन है विंड पॉलिनेशन, जिसे हम एनेमोफिली कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा भुट्टा, कॉर्न। कभी भुट्टे के ऊपर जो रेशम जैसे बाल होते हैं, उनको ध्यान से देखा है? वो टैसल्स एक्चुअली लंबे फेदरी स्टिग्मास होते हैं। एकदम परफेक्ट डिजाइन है हवा में उड़ते हुए हल्के नॉन स्टिकी पॉलन को पकड़ने के लिए। विंड पॉलिनेशन, इट्स अ गेम ऑफ चांस। इसलिए प्लांट्स बहुत मैसिव अमाउंट्स में पॉलन बनाते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। भुट्टा वाले एग्जाम्पल से तो एकदम क्लियर हो गया, बट सर वाटर पॉलिनेशन का क्या? पानी से वो कॉमन है क्या? सुनने में ही डिफिकल्ट लग रहा है। सही सोच रहे हो, ये डिफिकल्ट है और इसीलिए काफी रेयर भी। सिर्फ लगभग 30 जेनेरा के प्लांट्स में ही होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स। और इसमें भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर एक लंबी स्टॉक पर सरफेस तक आ जाता है और मेल पोलन पानी की सतह पर रिलीज किए जाते हैं, जबकि जोस्टेरा जैसे सी ग्रासेस में सारा प्रोसेस पानी के अंदर ही होता है। उनके पोलन ग्रेन्स लंबे रिबन जैसे होते हैं और उन पर एक म्यूसिलैजिनस कवरिंग होती है ताकि वो गीले ना हो। चलो अब बात करते हैं ज्यादा एफिशिएंट टारगेटेड सिस्टम की, बायोटिक एजेंट्स। यहाँ पर प्लांट्स हवा में पोलन वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो एक तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। वो एनिमल्स को आकर्षित करते हैं वाइब्रेंट कलर्स से, खुशबू से, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स देकर। रिवॉर्ड्स? जैसे कोई पेमेंट? एग्जैक्टली। सबसे कॉमन रिवॉर्ड्स हैं नेक्टर और एडिबल पोलन। एनिमल खाने के लिए आता है और अनजाने में अपनी बॉडी पर पोलन चिपका लेता है और उसे अगले फूल तक डिलीवर कर देता है। ये म्यूचुअलिज्म का क्लासिक केस है, सर्विस के बदले पेमेंट। तो सर, इनमें से बेटर कौन सा है? हवा वाला स्कैटरगन अप्रोच या एनिमल्स वाला प्रिसाइज टारगेटेड डिलीवरी? देखो बेटा, एवोल्यूशन में बेटर कहना थोड़ा ट्रिकी होता है। इट्स ऑल अबाउट अ ट्रेड ऑफ। एबायोटिक पॉलिनेशन एक नंबर्स गेम है। माना कि इनएफिशिएंट है, बट इसमें एनर्जी कम खर्च होती है। प्लांट को सुंदर फूल या मीठा नेक्टर बनाने में एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। दूसरी तरफ बायोटिक पॉलिनेशन बहुत एफिशिएंट और प्रिसाइज है, बट उसकी एक कीमत है। प्लांट को उन रिवॉर्ड्स को बनाने में काफी रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। सो इट्स अ क्लासिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर द प्लांट। और कभी-कभी ये बिजनेस रिलेशनशिप इतना एक्सक्लूसिव, इतना स्पेशलाइज्ड हो जाता है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है
युक्का प्लांट और एक खास तरह का मॉथ। फीमेल मॉथ पॉलन कलेक्ट करती है, युक्का फ्लावर को पॉलिनेट करती है और फिर उसी फूल की ओवरी के अंदर अपने अंडे दे देती है। वो जानबूझकर फ्लावर को पॉलिनेट करती है? यस, ताकि जब उसके लार्वे अंडों से निकलें तो उन्हें खाने के लिए डेवलपिंग सीड्स मिलें। प्लांट को पॉलिनेशन मिल गया और मॉथ को अपने बच्चों के लिए एक सेफ नर्सरी और खाना। इनकी लाइफ साइकिल्स इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि एक के बिना दूसरा अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता। इसे कहते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। सर, अगर क्लिस्टोगेमिस फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन इतनी गारंटेड है तो सारे प्लांट्स वैसे ही क्यों नहीं करते? वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर क्यों करते हैं? अनदर एक्सीलेंट क्वेश्चन। क्योंकि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से एक चीज होती है जिसे हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। जनरेशन्स के बाद ऑफस्प्रिंग की जेनेटिक क्वालिटी और वाइटैलिटी कम हो सकती है। इससे बचने के लिए और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर प्लांट्स ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इवॉल्व किए हैं। ये बड़े क्लेवर मैकेनिज्म्स हैं, जैसे पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का टाइम अलग अलग होना, एंथर और स्टिग्मा को ऐसी पोजीशंस पर रखना जिससे सेल्फ पॉलिनेशन मुश्किल हो, या फिर एक जेनेटिक मैकेनिज्म जिसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, जिसमें फूल अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर देता है। अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर देता है? तो फ्लावर पहचान सकता है कि कौन सा पॉलन किसका है? ये कैसे होता है? इट्स अ रिमार्केबल प्रोसेस रियली। पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग चलता रहता है। पिस्टल ये पहचान सकता है कि पॉलन राइट टाइप का है यानी कंपैटिबल, या रॉन्ग टाइप का इनकम्पैटिबल। अगर कंपैटिबल है तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट करता है और आगे फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ने देता है, और अगर इनकम्पैटिबल है तो उसे रिजेक्ट कर देता है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल लॉक एंड की सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ सही मैच ही आगे बढ़े। Wait a minute, sir. अगर प्लांट्स इन रिकग्निशन और रिजेक्शन रूल्स को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो फिर हम इंसान मतलब प्लांट ब्रीडर्स नए हाइब्रिड वैरायटीज कैसे बनाते हैं? हम उन्हें वो पॉलन एक्सेप्ट करने पर कैसे मजबूर करते हैं जो हम चाहते हैं? उसके लिए हमारी अपनी एक स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड टेक्निक है। स्टेप 1 है इमैस्कुलेशन। अगर फीमेल पेरेंट फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम उसके मैच्योर होने से पहले ही एंथर्स को आराम से निकाल देते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। स्टेप 2 है बैगिंग। हम उस इमैस्कुलेटेड फूल को एक बैग से कवर कर देते हैं, यूजुअली बटर पेपर का बना होता है, ताकि कोई अनचाहा पॉलन उस पर ना आ गिरे। ओके, तो हम फूल को पूरी तरह सिक्योर कर देते हैं। यस, और फाइनली स्टेप 3, जब हमारे बैग फ्लावर का स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाता है तो हम अपने पसंद के मेल पेरेंट प्लांट से पोलन कलेक्ट करते हैं और केयरफुली उसे स्टिग्मा पर डस्ट कर देते हैं। फिर फ्लावर को दोबारा बैग कर देते हैं और फ्रूट को डेवलप होने देते हैं। ऐसे ही हम 2 अलग अलग पेरेंट्स के बेस्ट ट्रेट्स को मिलाकर सुपीरियर वैरायटीज बनाते हैं। चलो, काफी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। लेट्स क्विकली ट्रेस आवर पाथ ऑन दिस रोड मैप। हमने शुरू कहां से किया था? सर, हमने बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, नॉन मोटाइल प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। फिर हमने टाइप्स डिस्कस किए, ऑटोगेमी, गेटोनोगेमी और जीनोगेमी। गुड। और गेटोनोगेमी और जीनोगेमी में की डिफरेंस क्या था? गेटोनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, जबकि जीनोगेमी ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है जिससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। फिर हमने करियर सर्विसेज देखी, एबायोटिक विंड एंड वाटर और बायोटिक एनिमल्स। एक्सीलेंट। और हमने देखा कि कैसे प्लांट्स के पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन जैसे मैकेनिज्म्स होते हैं प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। और फाइनली कैसे इंसान आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। You've got the whole map. सो यू सी, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। पॉलिनेशन का ये पूरा कॉम्प्लेक्स डांस सिर्फ एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये वो फंडामेंटल इंजन है जो प्लांट किंगडम में जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है। ये डाइवर्सिटी एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है और इसी प्रोसेस को समझकर और मैनिपुलेट करके हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ये एक छोटी सी मधुमक्खी की जिंदगी को हमारी प्लेट के खाने से जोड़ता है। वाओ सर, ये तो बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। तो आप कह रहे हैं कि हर एक फल, हर सब्जी, हमारी प्लेट में चावल का हर एक दाना इसी कॉम्प्लेक्स डांस का नतीजा है? एब्सोल्युटली बेटर। हर एक चीज, पॉलिनेशन वो साइलेंट मगर जरूरी प्रोसेस है जो न सिर्फ प्लांट इकोसिस्टम्स को बल्कि हमारी पूरी सिविलाइजेशन को सस्टेन करता है। तो अगली बार जब किसी फूल पर मधुमक्खी को देखो या गेहूं के खेत में हवा को बहते हुए देखो तो उसके पीछे चल रही इस कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में जरूर सोचना। थिंक अबाउट इट। सर, ये सवाल मैंने हमेशा सोचा है, एक इतनी सी चीज में इतना पोटेंशियल कैसे हो सकता है? आखिर इस छोटे से बीज के अंदर क्या मास्टरपीस छिपा है? दैट्स द परफेक्ट क्वेश्चन। और उस मास्टरपीस को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उसके ब्लूप्रिंट तक। देखो, बीज बनने से पहले एक परफेक्ट आर्किटेक्चरल प्लान तैयार होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। यही है वो मास्टर प्लान जिसके ऊपर सब कुछ बनता है। चलो, इस डायग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं।
इस ओव्यूल को ना एक घर समझो जो आने वाले प्लान के लिए आराम से डिजाइन किया गया है। अब इस घर का सबसे इंपॉर्टेंट कमरा है बिल्कुल सेंटर में, द एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिडेंट्स हैं। एक है एग सेल जो आगे जाकर बेबी प्लांट बनेगा, और दूसरा है सेंट्रल सेल जिसके पास दो पोलन न्यूक्लियाई हैं। तो घर एकदम तैयार है, बस कुछ स्पेशल मेहमानों का इंतजार हो रहा है। राइट, अब आते हैं सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, यानी एंजियोस्पर्म्स, उनमें एक बिल्कुल यूनिक इवेंट होता है जिसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मैं इसे ए टेल ऑफ टू वेडिंग्स बुलाता हूं। ये इतना एफिशिएंट प्रोसेस है कि इसने इन प्लांट्स को पूरी धरती पर सक्सेसफुल बना दिया है। अच्छा, तो इस स्लाइड में ये पॉलन ट्यूब आ रहा है। यही है वो स्पेशल गेस्ट जिसका हम इंतजार कर रहे थे। गेस्ट तो आ गया, अब आगे क्या होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और ये गेस्ट अकेले नहीं आता, अपने साथ दो मेल गेमीट्स लाता है, और यहीं पर वो दो शादियां एक साथ होती हैं। पहला इवेंट है सिनगैमी। इसमें एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग सेल के साथ, इससे बनता है जाइगोट यानी बेबी प्लांट। फिर दूसरा इवेंट ट्रिपल फ्यूजन। इसमें दूसरा मेल गैमीट फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इससे बनता है एंडोस्पर्म यानी बेबी के लिए पूरा का पूरा खाना। सोचो, एक फ्यूजन से परिवार बना और दूसरे से उनका किचन भर गया। ओह आई सी, समझ गया। तो सिंगैमी से जाइगोट बनता है जो नया प्लांट बनेगा, और ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म यानी उस नए प्लांट का खाना। एक से लाइफ बनती है, दूसरे से लाइफ चलती है। ये तो बहुत लॉजिकल है। प्रिसाइजली, बिल्कुल। और यहीं पर नेचर की प्लानिंग एकदम ब्रिलियंट है। वो एक स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करती है। ये कोई छोटा मोटा ट्रिक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। इससे प्लांट अपनी प्रेशियस एनर्जी वेस्ट होने से बचाता है। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब देखो, इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है टाइमिंग। ध्यान दो, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले शुरू होता है। वो पहले अश्योर्ड न्यूट्रिशन बफर बनाता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वो थोड़ा बाद में शुरू होता है। लॉजिक बहुत सिंपल है, पहले बच्चे के लिए खाना तैयार करो, फिर बच्चे को बड़ा होने दो। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि एनर्जी उस एम्ब्रियो पर वेस्ट ना हो जिसके पास आगे जीने के लिए रिसोर्सेज ही ना हो। वाह, तो जाइगोट लिटरली वेट करता है जब तक उसकी पैंट्री पूरी भर ना जाए। ये तो जबरदस्त एफिशिएंसी है। सर, इस पैंट्री का कोई आम सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं? परफेक्ट क्वेश्चन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, नारियल। जो नारियल पानी हम पीते हैं ना, वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बेसिकली हजारों न्यूक्लियाई लिक्विड में तैर रहे हैं। ये है लिक्विडेशन। फिर जब इन न्यूक्लियाई के आसपास सेल वॉल्स बनने लगती हैं, तो वो सॉलिड सफेद गिरी बन जाता है जो हम खाते हैं। वो है सेल्यूलर एंडोस्पर्म यानी सॉलिडरेशन। तो इस एंडोस्पर्म का आगे जाकर होता क्या है? यहां दो अलग स्ट्रैटेजीज हैं। कुछ बीजों में, जैसे मटर या बीन्स, एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूज हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम। खाना उसके सीड लीव्स यानी कॉटिलेडन्स में स्टोर हो जाता है। लेकिन दूसरे बीजों में, जैसे कैस्टर या नारियल, एंडोस्पर्म बचा रहता है और जर्मिनेशन के टाइम काम आता है। राइट? तो अब जब खाने का इंतजाम हो गया है, चलो अब मेन इवेंट पर फोकस करते हैं कि वो एक सिंगल सेल जाइगोट एक कंप्लीट मल्टी सेल्यूलर बेबी प्लांट में कैसे डेवलप होता है। इस पूरे प्रोसेस को, जो एकदम परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड है, हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। देखो, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेवलपमेंट एक झटके में नहीं होता। ये एक आराम से मल्टी स्टेज प्रोसेस है। शुरू होता है एक सिंपल से क्लस्टर ऑफ सेल से, जिसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। फिर वो एक परफेक्ट स्फीयर यानी गोला बन जाता है, ग्लोब्यूलर स्टेज। वहां से दो हिस्से निकलने लगते हैं, जिससे इसका शेप एकदम दिल जैसा हो जाता है, हार्ट शेप स्टेज। और आखिर में ये लंबा होकर एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, जिसमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस और कॉटिलेडन्स सब होते हैं। ये बेसिक प्रोग्रेशन सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में दिखता है। अब जब वो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, तब हमें प्लांट किंगडम में दो बड़े आर्किटेक्चरल डिजाइन्स दिखते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। और जैसा कि हम अभी देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स काफी अलग होते हैं। चलो पहले डाइकॉट से शुरू करते हैं, जैसे कि एक बीन या मटर का दाना। यहां साफ दिख रहा है कि स्ट्रक्चर में दो बड़े कॉटिलेडॉन्स होते हैं जो खाना स्टोर करते हैं। उनके बीच में है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, एकदम सिमेट्रिकल डिजाइन है। ऊपर का हिस्सा प्लूम्यूल, आगे जाकर शूट बनेगा, और नीचे का हिस्सा रेडिकल, आगे जाकर रूट बनेगा। इसके आगे अब देखते हैं एक मोनोकॉट का स्ट्रक्चर, जैसे मकाई या गेहूं। यहां दो कॉटिलेडन्स के बजाय सिर्फ एक बड़ा शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन होता है, जिसे स्क्यूटेलम कहते हैं।
एक और बड़ा फर्क ये है कि यहाँ प्लूम्यूल और रेडिकल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। एक कवर होता है जिससे कोलियोप्टाइल कहते हैं, वो आने वाले शूट को ढकता है, और कोलियोराइजा आने वाले रूट को। ये थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज्ड डिजाइन है। सर, इस टेबल से तो सारे डिफरेंसेस एकदम क्लियर हो गए। तो मेन डिफरेंस कॉटिलिडन्स के नंबर में है और मोनोकॉट्स में शूट और रूट के ऊपर वो प्रोटेक्टिव शीट्स। मुझे लगता है शायद इसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की वजह से घास जो मोनोकॉट होती है इतनी टफ और रेजिलिएंट होती है। फैंटास्टिक इनसाइट, बिल्कुल सही सोचा तुमने। वो रेजिलियंस ही तो इस फाइनल डिजाइन का कोर पार्ट है। तो हमने ओव्यूल के ब्लूप्रिंट से शुरू किया, डबल फर्टिलाइजेशन की 2 शादियां देखी और समझा कि कैसे खाना और एम्ब्रियो एकदम परफेक्ट सिंक में डेवलप होते हैं। अब चलो इन सारे एलिमेंट्स को जोड़कर फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। और ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट बिल्कुल आराम से दिखा रही है। ये जो अंकुरित हो रहा है ना बीज, ये उस पूरे आर्किटेक्चरल प्रोसेस का सफल परिणाम है। ये एक ऐसी रेजिलिएंट यूनिट बन चुका है जो सो सकता है, दूर दूर तक सफर कर सकता है, और फिर जब सही कंडीशंस मिलती हैं तो एक पूरे नए प्लांट को जन्म दे सकता है। तो सारी कहानी इस सिंपल से सर्वाइवल के फॉर्मूला पर आ जाती है। पहला, आपको चाहिए एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, एक हाई एनर्जी फूड रिजर्व जिसमें 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो इसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशियस बनाते हैं। दूसरा, आपके पास एक डिप्लॉइड एम्ब्रियो जिसमें स्टैंडर्ड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, एक पेरेंट से, जो अगली जनरेशन बनने के लिए तैयार है। और तीसरा, आपके पास हैं प्रोटेक्टिव शीट्स जैसे सीड कोट। बस ये 3 चीजें मिलकर बीज को सर्वाइवल के लिए एक परफेक्ट गाड़ी बना देती हैं। ये तो कमाल है सर। ये सोचना कि एक छोटे से बीज में इतना कॉम्प्लेक्स और परफेक्ट प्लान होता है, ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये सब एक बीज में छुपा है तो नेचर के पास और कितने ऐसे जबरदस्त ब्लूप्रिंट्स होंगे। ऐसा लग रहा है सवाल तो अभी शुरू हुए हैं। चलो आज एक ऐसी चीज को डीकोड करते हैं जो हम रोज देखते हैं पर उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। एक बीज, एक सीड। ये सिर्फ एक छोटा सा दाना नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक कंप्लीट मास्टरपीस ऑफ एवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग जिसे सर्वाइवल और लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो शुरू करें। देखो इस ब्लूप्रिंट को, इस छोटे से पैकेज के अंदर एक पूरे प्लांट का फ्यूचर छिपा है। ये एक सर्वाइवल पॉड है, एक डिस्पर्सल यूनिट है और एक जेनेटिक टाइम कैप्सूल भी, सब एक में। अरे वाह सर, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इतना सब कुछ एक छोटी सी चीज में, इसको समझना कहां से शुरू करें? बिल्कुल सही सवाल। किसी भी मशीन को समझने के लिए सबसे पहले उसके पावर सोर्स को समझना पड़ता है। तो चलो इस बीच के लंच बॉक्स को देखते हैं, इसका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। राइट, तो बेसिकली 2 मेन डिजाइन्स हैं। पहला है टाइप ए यानी नॉन एल्बुमिनस सीड्स। इसे ऐसे सोचो कि एम्ब्रियो ने अपना पूरा लंच बॉक्स जो कि एंडोस्पर्म है, डेवलपमेंट के टाइम ही खा लिया। इसीलिए उसके कॉटलेडॉन्स यानी सीड लीव्स इतने मोटे और फूले हुए होते हैं। सारी एनर्जी रिजर्व्स वहीं स्टोर हो जाती है, जैसे मटर या मूंगफली में। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे। टाइप बी में, जिसे एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, एंडोस्पर्म बचा रहता है। वो एक पैक्ड लंच है जो बाद के लिए सेव किया गया है, जो जर्मिनेशन के टाइम काम आएगा जब बीज को फूटना होता है। ये तुम्हें गेहूं, मक्का और नारियल जैसी चीजों में दिखेगा। और हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी है। कुछ सीड्स जैसे काली मिर्च एक एक्स्ट्रा फूड लेयर स्टोर करते हैं जिसे पेरिस्पर्म कहते हैं। समझ लो ये मदर प्लांट द्वारा पैक किया गया एक एक्स्ट्रा स्नैक बॉक्स है जो न्यूसिलस नाम के टिश्यू से आता है। मतलब बैकअप का भी बैकअप। ठीक है, अब हमने पावर सोर्स को समझ लिया है, तो अब देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भले ही फाइनल डिजाइन्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती कंस्ट्रक्शन स्टेजेस हैं वो लगभग सभी सीड्स में सेम यानी यूनिवर्सल हैं। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसे लाखों सालों के एवोल्यूशन ने सेट किया है। देखो ये हैं वो 4 मेन स्टेजेस। ये एक सिंगल सेल यानी जाइगोट से शुरू होता है जो पहले प्रोएम्ब्रियो बनाता है, फिर एक गोल यानी ग्लोबुलर शेप ले लेता है। उसके बाद आता है हार्ट शेप स्टेज। ओह वाओ, ये तो सच में एक छोटे से दिल जैसा दिख रहा है, हाँ है ना। और फाइनली ये एक मैच्योर्ड एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है जो अपने डॉर्मेंट फेज में जाने के लिए तैयार है। इन शुरुआती यूनिवर्सल स्टेजेस के बाद ब्लूप्रिंट 2 अलग अलग रास्तों पर निकल जाता है और यहीं से फ्लावरिंग प्लांट्स के 2 सबसे बड़े आर्किटेक्चरल डिजाइन्स बनते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। और उनके कंस्ट्रक्शन में ये सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है। अच्छा, इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इनका कोर डिफरेंस। डाइकॉट का सीधा मतलब है 2 कॉटिलिडन्स, जैसे चने में होता है।
मोनोकॉट का मतलब है एक कॉटिलिडन, जैसे गेहूं के दाने में। पर सर, इनके डिजाइन में इतना फंडामेंटल डिफरेंस क्यों है? एक इतना सिमेट्रिकल है और दूसरा पूरी तरह एसिमेट्रिकल, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल। चलो डाइकॉट लेआउट को देखते हैं। यहाँ दो कॉटिलिडॉन्स बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, जैसे अखरोट के दो हिस्से होते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव शेल की तरह काम करते हैं। एम्ब्रियोनिक एक्सिस को, मतलब वो हिस्सा जहां से फ्यूचर प्लांट निकलेगा, बीच में सेफ और सिक्योर रखते हैं। लेकिन मोनोकॉट्स, खासकर घास फैमिली वाले, उन्होंने एक अलग और बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन डेवलप किया। उनका लेआउट एसिमेट्रिकल होता है और उन्होंने अपने आप को स्पेशल प्रोटेक्टिव शील्ड्स के साथ इवॉल्व किया, कोलियोप्टाइल शूट के लिए और कोलियोराइजा रूट के लिए। जब सीडलिंग जमीन से बाहर निकलता है तो ये शीट्स एक कवच, एक आर्मर की तरह काम करते हैं, उसे डैमेज से बचाते हैं। ये एक ब्रिलियंट एडेप्टेशन है। तो हमने पावर सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख लिया। अब आते हैं इसके अल्टीमेट सर्वाइवल फीचर पर। एक बीज कैसे सही मौके का इंतजार कर सकता है, कभी दिनों तक, कभी सालों तक, या कभी सदियों तक बिना एक्सपायर हुए। तो क्रूशियल पॉइंट यह है कि इसकी सक्सेस इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक, प्रोटेक्टिव चैसी, जो इसका हार्ड आउटर कवर है। एक, हाई एनर्जी रिजर्वॉयर, यानी इसका फूड सप्लाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, जेनेटिक ब्लूप्रिंट, यानी एम्ब्रियो खुद। इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसे एक परफेक्ट सर्वाइवल यूनिट बनाता है। बेसिकली सीड एक स्लीप मोड में चला जाता है, जिसे हम डोमेंसी कहते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है और इसे जगाने का पासवर्ड है पानी और ऑक्सीजन का सही कॉम्बिनेशन। ये पासवर्ड माइक्रोपाइल के जरिए एंटर होता है, जो बीज के इनपुट पोर्ट या शायद चार्जिंग पोर्ट की तरह काम करता है। जैसे ही वो सिग्नल मिलता है, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। अब तक हमने नॉर्मल प्रोसेस देखा, लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत ही फैसिनेटिंग ट्विस्ट आता है। एक ऐसा तरीका जिससे नेचर अपने ही रिप्रोडक्शन के रूल्स को बाईपास कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एक कंप्लीट सिस्टम ओवरराइड की। ये जो एवोल्यूशनरी हैक है ना, इसे कहते हैं एपोमिक्सिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड्स तो बनते हैं पर बिना फर्टिलाइजेशन के। बेसिकली एक नया और यूनिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाने के बजाय प्लांट अपनी ही एक परफेक्ट फोटोकॉपी बना लेता है। ये नेचर का एक ब्रिलियंट जुगाड़ है सीड्स के जरिए क्लोन्स बनाने का। 1 मिनट सर, कोई प्लांट फोटोकॉपी क्यों बनाना चाहेगा? नई चीज बनाना फ्रेश जेनेटिक वेरिएशन के साथ, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बेहतर नहीं होता? आहा, और तुम्हारा यही सवाल हमें सीधे मॉडर्न एग्रीकल्चर के सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है, द हाइब्रिड सीड पैराडॉक्स। इस स्लाइड पर साइकिल ए को देखो। किसान महंगे हाई यील्ड हाइब्रिड बीज खरीदते हैं। पहले साल फसल फैंटास्टिक होती है, लेकिन जब वो उस बेहतरीन फसल के बीजों को अगले साल बोते हैं तो वो स्पेशल ट्रेड्स, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब किसानों को हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं। ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और महंगा होता होगा। एग्जैक्टली। और यहीं पर एपोमिक्सिस एग्रीकल्चर का होली ग्रेल बन जाता है। अगर हम इस नेचुरल फोटोकॉपी मैकेनिज्म को इन हाइब्रिड प्लांट्स में ट्रांसफर कर पाएं, तो हर बीज अपने हाई यील्डिंग पेरेंट का एक परफेक्ट क्लोन होगा। हाइब्रिड ट्रेड्स कभी खत्म नहीं होंगे। किसान अपनी ही फसल के बीज इस्तेमाल कर सकेंगे साल दर साल। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया उसको समराइज करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट है डबल फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस है एम्ब्रियोंजनी, जिसके नतीजे में या तो मोनोकॉट या डाइकॉट डिजाइन बनता है। आउटपुट है एक डोमेंट लंबे समय तक चलने वाला बीज। और इस पूरे सिस्टम का जो इंजीनियस बैकअप सिस्टम है, जो ओवरराइड है, वो है अपोमिक्सिस। और ये फाइनल टेक अवे को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक बीज सिर्फ एक बीज नहीं है, ये अल्टीमेट बायोलॉजिकल मशीन है जो एडेप्टेशन के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाने और सर्वाइवल ड्रिवन एफिशिएंसी इंश्योर करने के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इसका सिर्फ एक बहुत गहरा मकसद है, कॉन्टिन्यूटी, लाइफ को आगे ले जाना, एक जनरेशन से दूसरी तक। तो चलो इस सोच के साथ खत्म करते हैं। इस इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल मशीन के ब्लूप्रिंट को सही मायने में समझकर अगर हम इसके फोटोकॉपी सिस्टम यानी एपोमिक्सिस को अपनी फसलों के लिए मास्टर कर पाएं, तो ये दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी के फ्यूचर को कैसे बदल सकता है।